जय हिंद दोस्तों इंटरनेशनल सिनारियो इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। जो इंटरनेशनल सिनारियो है वो लगातार बदल रहा है, इंटरनेशनल सिनारियो लगातार चेंज हो रहा है। ऐसे में अमेरिका का तालिबान से निकलना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख चुका है। अब हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से चेंज हो रहा है और जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है उसका भारत पर जो बुरा असर पड़ रहा है, आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, खासकर इस पॉइंट को लेकर कि क्या इंडिया अमेरिका पर अब भी भरोसा कर सकता है। क्या इंडिया अमेरिका पर अब भी भरोसा कर सकता है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दोस्तों, आपका या आपके छोटे भाई बहन का या बच्चों का किसी का भी भविष्य में यूपीएससी तक की तैयारी करने का कोई भी प्लान है तो दोस्तों असलियत में यूपीएससी की तैयारी कोई किताब पढ़कर नहीं होती। वास्तव में ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर स्टडीज़ के मामले में आपका जो है पर्सपेक्टिव, जो आपका दृष्टिकोण है वो डेवलप करना होता है, अप्रोच डेवलप करनी होती है, सोच विकसित करनी होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी बेसिक शुरुआत एनसीईआरटी से हो जाती है। भाई कुछ तो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, यानी वो हीरो पैदा ही हीरो हुए होते हैं। दे आर बॉर्न हीरो। बॉर्न हीरो का मतलब ये है वो पैदा ही हीरो के रूप में हुए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो भले ही बॉर्न हीरो नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है कि उनको तराशा जाए तो वो हीरो के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो उसको ट्राई किया जा सकता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, यानी आपका कोई भी जानकार या बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हमारे इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 1 घंटे की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अप्रोच डेवलप करेंगे ताकि बच्चा पूरी ताकत के साथ तैयारी करे और आगे बढ़े। और जब जिस समय वो तैयारी करने की सिचुएशन में पहुंचे वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, उसका बेस स्ट्रांग हो और साथ में उसकी अप्रोच वही हो जो यूपीएससी को अप्रोच चाहिए होती है। अब दोस्तों इसकी फ़ीस हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये भारी ना लगे। 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में एक बहुत बेसिक अमाउंट है। इतनी तो लोग ट्यूशन्स की फ़ीस दे देते हैं। ये फ़ीस हम कम इसलिए नहीं रख पा रहे कि हम कोई छोटा मोटा ब्रांड है, बल्कि हम ये फ़ीस इसलिए कम रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली या ऐसे किसी सेलिब्रिटी को पैसे देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली टीचर हैं, मैं और मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमें किसी को करोड़ों रुपए देकर उससे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ा कैसा सकते हैं। आप आइए हमारे पास पढ़ के देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए किसी हीरो को क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है, ना किसी सीरीज़ को डेवलप करवा के कोई एक किसी फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ को डेवलप करवा के हमारे को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा नाम जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए आ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भैया आप जाइए, लाखों रुपए फीस भरिए। लाखों रुपए फीस में भी हमसे कहीं कम एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। बस ये है, वहाँ पर आपको एक शोबाजी कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो शायद उन सेलिब्रिटीज़ के कहने से ही आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए। वी आर प्रोफेशनल टीचर्स। एक बार हमें भी ट्राई करके देख लिया जाए स्टडीज़ के मामले में, क्योंकि मैं अगर ये बताऊं कि कौन हीरो अच्छा है और कौन नहीं और उसी की फिल्म देखो तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसकी फिल्म आपको पसंद आएगी आप उसी को देखोगे। और या फिर मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि आपको वही हीरो पसंद आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वही हीरो पसंद आना चाहिए, तो कोई हीरो ये कैसे आके बता सकता है कि आपको इसी कोचिंग में जाना चाहिए, जबकि उस कोचिंग के उसके खुद के हीरो के बच्चे तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स मजबूत हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी हुई है ताकि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इन नंबर्स के ऊपर आप
मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि क्या इंडिया अमेरिका पर भरोसा कर सकता है। इसका आंसर समझने के लिए थोड़ा सा मैप, एक तो मैप और मैप के आसपास चेंज होती जो सिनारियोज हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो इस टाइम पर दुनिया में सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो है अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना। दोस्तों अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल ये है अमेरिका का अफगानिस्तान पर निकलना। अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, इसमें हमारे को कोई समस्या नहीं है, वो उस देश की पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, जितने भद्दे तरीके से, जितनी बेशर्मी के साथ पीठ दिखाकर भागकर वहां से निकला, तो क्योंकि इतिहास का टीचर हूं तो थोड़ी थोड़ी इतिहास की जानकारी, इतिहास का स्टूडेंट हूं तो थोड़ी थोड़ी इतिहास की जानकारी रखता हूं, कुछ फैक्ट्स के अंदर कहानियां ढूंढ लेता हूं। तो उसके बाद मुझे याद आता है जब यूएस ने अमेरिका ने लगभग जुलाई के अंदर बडगाम एयरफोर्स बेस खाली किया और रातों रात खाली किया, और उसे दुनिया ने कहा कि अमेरिका जो है बडगाम एयरफोर्स बेस खाली करने के बाद जो अफगानिस्तान के सेंट्रल पार्ट में था और वहां से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करता था, वहां से जिस तरीके से भागकर गया है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने पीठ दिखाई है। लेकिन सवाल यह है कि चलो एक बार को अमेरिका वहां तेजी से निकल गया और अपने लाखों के तादाद में छोटे बड़े हथियार छोड़ गया, हेलीकॉप्टर से लेकर दूसरी चीजें वहां छोड़ आया, यहां तक कि वो जब चीजें दूसरे देशों के हाथ लगेंगी तो टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफर होगी और दूसरी चीजें कितनी ट्रांसफर होंगी, खासकर चाइना को, ये तो हम और आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। क्योंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अमेरिका ने जब बराक ओबामा को मारा तो अमेरिका का एक जो हेलीकॉप्टर था वो वहीं पर क्रैश हो गया, और अपाचे हेलीकॉप्टर, और जो अपाचे हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ तो उसे जला के आना पड़ा। लेकिन क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है, उसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने उस जले हुए कचरे को भी उठाकर चाइना को बेचा, और आज के दिन चाइना जो है वो स्टेल्थ, उसी टेक्नोलॉजी या उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए अपने बहुत सारे दूसरे, शायद J-20 या J-30 या J-40 ऐसी कुछ विमान का नाम है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए एरोप्लेन का या फाइटर जेट का बनाने का दावा कर रहा है। मैं यूं नहीं कह रहा कि उसी हेलीकॉप्टर की वजह से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसकी वजह से चाइना को काफ़ी मदद मिली होगी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह भी तो है कि अमेरिका अब इतने सारे हथियार यहाँ छोड़कर गया है, और जिस तरीके से हथियार छोड़कर भागना किसी सेना के लिए शर्म की बात होती है, तो अमेरिका के लिए भी शर्म की बात है। चलो यहां एक बार को मान लें कि अमेरिका यहां से बेशर्मी से निकला। जिस तरीके से दुनिया असेस कर रही थी कि अमेरिका यहां से अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को निकालकर साउथ चाइना सी और खासकर ताइवान और जापान पर फोकस करना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर जापान पर फोकस करना चाहता है या इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करना चाहता है, हालांकि बहुत सारे थिंकर्स ने, उनमें एक मैं भी था, जिनका ये कहना था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने का कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपने महज 3500 सिपाही खड़े कर रखे थे, जो बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वहाँ पर साथ में अगर देखा जाए तो 3500 सैनिक पिछले काफ़ी 4-5 साल से डायरेक्ट अटैक के अंदर भी नहीं थे, लोकल फोर्सेस ही तालिबान और इन सब से लड़ रही थी, और पिछले 4-5 साल में
अमेरिका के कोई जवान भी शहीद नहीं हुए थे और पिछले 10 साल से तो बिल्कुल भी कोई बड़ा हमला अमेरिका ने नहीं झेला था। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अमेरिका यहां से निकला, फिर भी लोगों ने असेस किया और उसमें हमने मन मार के ये सोचा, और ये मैंने वीडियो भी बनाया कि पॉसिबली अमेरिका यहां से निकलकर अपने आप को इस पोजीशन पर मजबूत करेगा और साथ साथ क्वाड को मजबूत करेगा, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया और चाइना की नेक टू नेक एंगेजमेंट अक्साई चीन बॉर्डर पर चल रही है और एलओसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हालात नहीं हैं, एलओसी बॉर्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सा अच्छे हालात नहीं हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशंस जो हैं इंडिया के टोटली अगेंस्ट हो चुकी हैं, फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं ये आस लगाने की उम्मीद करे कि यहाँ इंडो पैसिफिक में चाइना को कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडन की हरकतें हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट और जो बाइडन के ऊपर लगाया गया एक आरोप मुझे याद आता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि जो बाइडन के बेटे के चाइनीज बैंक्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े शेयर्स हैं, और इसी वजह से आप देख लीजिएगा जो बाइडन चाइना के खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाएगा, 2-4 शोर मचाकर चुपचाप पीछे हट जाएगा। आज वो सिचुएशन क्लियर वर्ड्स में नजर आ रही है। उसके पीछे का लॉजिक समझिए। नॉर्मल सी, बिल्कुल सिंपल सी एक सिचुएशन है, वन एनिमी एट अ टाइम, एक टाइम पर एक एनिमी होना चाहिए। डोंट ट्राई टू पोक योर अदर एनिमी इफ यू आर मेसिंग विद फर्स्ट एनिमी। अगर आप एक दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं तो दूसरे दुश्मन को उंगली मत करो। दूसरे दुश्मन को उंगली करोगे तो दोनों एक हो जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे। यह एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है। तो अब जब मैं को ट्रंप की वो बात याद आती है, तो ट्रंप की बात याद आने के साथ ही मेरे को यहां पर इनकी उंगली नजर आ रही है। और यहां जो बाइडन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और खासकर ये जो बराक ओबामा से लेकर जो बाइडन तक जितने भी हैं, चाइना के पिछलग्गू कहो या चाइना की आरती उतारने वाले राष्ट्रपति कहो, चाइना से कभी फेस टू फेस नहीं होते। भाई एक तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, तो साफ कहता आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो हमारे साथ हो या खिलाफ हो, हम तो मारेंगे पकड़ के। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो चाइना को खुली धमकी दे रहा था, यहां तक कि उसने, और यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी थी अफगानिस्तान से निकलने की, लेकिन जो उसकी हरकतें थी मुझे लग नहीं रहा था किसी भी एंगल से कि वो निकलने के लिए राजी है। क्योंकि यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी तालिबान से डील करते हुए, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और रिजिड थी, और वहां पर तालिबान दबा हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि यहां तक कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम तक मानने के लिए तैयार नहीं था अमेरिका। वो कहता है ये हमारी किसी डिक्शनरी में नहीं है, हम सिर्फ अफगानी रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वही रहेगा। तालिबान से उसने कभी सीधे मुंह बात नहीं करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात करने का ड्रामा जरूर कर रहा था, लेकिन बात करने में राजी नहीं था। जो बाइडन के आते ही बहुत तेजी के साथ अमेरिका अफगानिस्तान से यहां तक कि कहिए कि भाग निकला, और चाइना ने तो अमेरिका के मुंह पे थूकते हुए ये कहा कि देखो हमने ऐसे नज़ारे कहीं और सेगियोन के अंदर या वियतनाम के अंदर भी देख लिए हैं, जहां पर आपका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था आपके बचे हुए लोगों को लेकर भागने के लिए। इस हद तक मजाक उड़वाने के बाद भी अगर अमेरिका की पॉलिसीज चाइना के फेस टू फेस आने की जगह रशिया से उंगली करने की हो, तो इसका मतलब क्या है? मतलब पिछले जब से जनवरी से जब से जो बाइडन आया है, तब से आप उम्मीद कीजिए कि कभी भी किसी भी तरीके से अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन डेलीगेशन चाइना के अगेंस्ट किसी भी तरीके का स्ट्रांग स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं दिया है। हालांकि 1-2 डेलीगेशन ताइवान भी आए हैं, और एक बार कमला हैरिस साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में घूमकर गई है, जिसने सिग्नल तो कुछ भी दिया हो, लेकिन उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया। यहां तक कि जो लाओस है, कंबोडिया है, कंबोडिया के अंदर अमेरिका के पैसे से बना हुआ
इस्टेब्लिशमेंट तोड़कर चाइना वहां पर अपना एक पोर्ट बना रहा है और अमेरिका उस देश का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ऐसी सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि चाइना जितना एग्रेसिवली यहां पर बढ़ रहा है, फिलीपींस के ऊपर नेवल और जो फिशिंग मिलिशिया है उसको चढ़ा रहा है और सब चीज़ें, तो आप देख सकते हैं ऐसी हालात में अमेरिका पिन ड्रॉप साइलेंस बनाकर बैठा रहे या मुंह पे उंगली लगाकर बैठा रहे तो शंका पैदा करता है। शंका और ज़्यादा पैदा होती है कि आप चाइना के नाम पर तो मुंह पे उंगली लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को खुले तरीके से उकसा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एक काम करें कि रशिया को चैलेंज करें। उसके साथ आप इथियोपिया के अंदर जो उसका नॉर्दर्न इथियोपिया वाले जो रिबेल्स हैं उनको भड़काकर आप अमेरिका को यहां एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और रशिया के अगेंस्ट जो बियर आइलैंड है, उस बियर आइलैंड के अंदर आप जिस तरीके से B2 बैरेंट सी के अंदर, दोस्तों यहां आपको दिखेगा बियर आइलैंड, यहां पर B2 बॉम्बर्स अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? सोचने वाली बात है। लड़ाई किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ। दुनिया का सरदर्द है चाइना, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करने की जगह, और जो मोर्चाबंदी हो चुकी है उसे मजबूत करने की जगह आप जाकर रशिया को उंगली कर रहे हैं। अब यहां रशिया को उंगली करने का मतलब यह है कि रशिया जो भले ही चाइना से एक नाराजगी रखता हो, दूर हटके खड़ा होना चाहता हो, वो रशिया ना चाहते हुए भी चाइना की टर्म्स कंडीशंस पर आएगा। क्योंकि मैं ऐसे कई वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर रशिया के ऊपर आरोप है या रशिया के बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी ताकत के साथ, रशिया के बारे में कहा जाता है कि वो कोशिश कर रहा है चाइना को उंगली करने की, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन साउथ चाइना सी के देशों को रशिया खुल के हथियार बेच रहा है। ऐसी सिचुएशन में रशिया अगर यहां हथियार बेच रहा है तो यहां सबसे ज्यादा ना ये स्टेप नापसंद अगर किसी को होगा तो वो चाइना को होगा। ये स्टेप अगर किसी को सबसे ज्यादा नापसंद होगा तो चाइना को होगा। अब यहां सिचुएशन को आप देखिए, चाइना के अगेंस्ट अब यहां इंडिया के लिए सरदर्दी क्या है कि एक तरफ जो बाइडन जो है वो रिलक्टेंट है, अमेरिका जो है वो राजी नहीं है चाइना के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए, और दूसरी तरफ जिस क्वाड को जोर शोरों से उठाने की बात की जा रही थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान में, अमेरिका के जो बाइडन जो हैं वो खुले तौर पर हरकतें कर रहे हैं कि चाइना को कुछ नहीं कहेंगे और रशिया से पंगेबाजी करेंगे, यानी अमेरिका यहां से दूर, और जापान एक छोटा सा देश भले ही, लेकिन यहां के जो प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, यकीन मानिए दोस्तों वो एंटी चाइना मूड के बहुत बड़े फेस थे इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन जिस तरीके से योशिहिदे सुगा को इस्तीफा देकर जाना पड़ा और उनकी जगह कोई लिबरल नेता आता हुआ नजर आ रहा है, तो और भाई शिंजो अबे की जो लिगेसी थी, जो विचारधारा थी, वो योशिहिदे सुगा संभालते थे। अब इनकी जगह जो प्रधानमंत्री लिबरल आ रहे हैं, क्या वो चाइना को उतना तेजी के साथ, उतनी ताकत के साथ घेर पाएंगे जितना नॉर्मली योशिहिदे सुगा या फिर शिंजो अबे घेरने की कोशिश कर रहे थे, या काफी हद तक सफल भी हो रहे थे? तो साफ सी बात यह है दोस्तों कि अगर क्वाड के अंदर से जापान कमजोर हो गया, अमेरिका कमजोर हो गया, ऑस्ट्रेलिया की इतनी ताकत है नहीं, तो एक वीडियो क्वाड का नाम सामने आते ही जब मैंने शायद जनवरी के अंदर या पिछले साल अगस्त सितंबर में जो बनाया था, अक्टूबर में, कि इंडिया क्वाड में शामिल भले ही हो रहा है, लेकिन क्या इंडिया अमेरिका और दूसरे देशों पर भरोसा कर सकता है? तो यहां पर मेरी उस वीडियो को आप देखेंगे कि वो काफी हद तक सही भी प्रूव होती नजर आ रही है कि जो चेंजेस आए हैं, जो बाइडन चाइना के अगेंस्ट मजबूती दिखाने की
कोशिश नहीं कर रहा। जापान जो है उसके अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, आगे की सरकार चाइना के अगेंस्ट क्या करेगी उसके बारे में गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भले ही मजबूती के साथ चाइना के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया वो पावर नहीं रखता जो एक होनी चाहिए, फिर भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। रही बात आखिरी बचता है इंडिया, तो क्या अब इंडिया को जो लड़ाई अमेरिका, जापान और दूसरे देशों ने शुरू करी वो अकेले ही लड़नी पड़ेगी? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा और जिस तरीके से पंजशीर के शेरों को मरने के लिए छोड़ दिया, भाई असलियत में आप खुद सोच कर देखो। 2001 के अंदर अमेरिका जब अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर रहा है, एक मूवी है 12 स्ट्रॉन्ग, उस 12 स्ट्रॉन्ग को देखिएगा। असलियत में 9/11 का अटैक होने के बाद अमेरिका ने 12 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी भेजी थी जिसने पहली बार इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर कब्जा किया था। वो 12 लोगों की टुकड़ी के ऊपर ये 12 स्ट्रॉन्ग नाम की मूवी बनी है। इसे देखेंगे तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले जिन लोगों ने इन 12 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की मदद करी और जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई करी, और पंजशीर उसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। तालिबान ने उसके ऊपर जब हमला किया तो अफगानिस्तान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं और उन्हें मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया। ऐसे में भारत की सरकार को एक बार दोबारा से अपने और अमेरिका के रिलेशंस और खासकर अपने और अमेरिका के साथ साथ अपने इंडिया के और ईरान के रिलेशंस, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के नाम पर अमेरिका के दबाव में आकर ही ईरान से अपने रिलेशंस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रखे, और इंडिया और रशिया के रिलेशंस को दोबारा से सोचना चाहिए कि क्या इंडिया अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकता है और क्या क्वाड अभी भी इतना स्ट्रांग है जो कि ट्रंप के टाइम पर उम्मीद की जा रही थी, या एक उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका इसमें मजबूती के साथ खड़ा होगा, और क्या इंडिया इनके भरोसे ही चाइना से दुश्मनी मोल ले रहा था, या इंडिया के पास अपना भी वो कुव्वत थी जो चाइना के दांत खट्टे कर सके, करके अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है या रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि भाई असलियत में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। और हम जो पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से चाइना के साथ लद्दाख के अंदर फेस टू फेस हैं, तो क्या हम वो फेस टू फेस अपने दम पर थे या इन देशों के दम पर थे? क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिका निकलकर आज के दिन चाइना के सामने खड़े होने की जगह वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि सरेंडर करने की सिचुएशन में दिख रहा है। तो यहाँ मुझे भारत के ऊपर एक डर, भारत के मामले में एक डर लगा हुआ है कि क्या इंडिया अकेले ही चाइना से भिड़ेगा या अमेरिका या जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो कहीं ना कहीं क्वाड की फॉर्म में हमें सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी जो बाइडन की सिचुएशंस हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आगे जो होगा उसके बारे में देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।